नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए देवभूमि से जुड़ी हुई तमाम खबरों की शुरुआत गदरपुर से करेंगे। गदरपुर के विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सबसे पहले दिनेशपुर शहर के लिए हाईटेक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, उसके बाद नगर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये बातें उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अरविंद पांडे ने कहा कि शहर के विकास के लिए अतिक्रमण बाधक है, लेकिन जिन व्यापारियों के 100% मकान अतिक्रमण के दायरे में आने पर तोड़ दिए जाते हैं, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहीं न कहीं उनको बसाया जाएगा। उधर हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में अब छोटे वस्त्र पहनकर आने वाली युवतियों को एंट्री नहीं मिलेगी। महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े इन दोनों मंदिरों में ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इन मंदिरों में केवल उन्हीं युवतियों को एंट्री दी जाएगी जिनका शरीर 80% ढका हुआ होगा। दरअसल इन मंदिरों में कम कपड़े पहनकर आने वाली युवतियों को पहले भी कई बार रोका गया, जिससे अव्यवस्था फैली। ऐसे में अब विधिवत रूप से घोषणा की गई है कि मंदिर में आते समय वस्त्रों का ध्यान रखा जाए। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी के अनुसार धार्मिक स्थलों पर जाते समय हमें मर्यादा में रहना चाहिए, लिहाजा अगर कोई युवती कम कपड़ों में यहां आती है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। दक्ष मंदिर में मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं, माताएं बहनें युवावस्था में, उनके जो माता पिता है, उनके गार्जियन जो साथ में आते हैं, उन कन्याओं के वस्त्रों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि यहाँ बार बार हम लोगों को टोका टिकी करनी पड़ती है और यहाँ जो महात्मा या ब्राह्मण रहते हैं उनके साथ में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी देवियाँ यहाँ मंदिर में पूजा करने आती हैं उनको अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में धामी सरकार अतिक्रमण को लेकर अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत 700 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। वहीं कांग्रेस खटीमा में इस अभियान के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि प्रदेश सरकार अतिक्रमण के नाम पर 100 साल पुरानी दुकानों को तोड़ रही है, वहीं उनको वैकल्पिक तौर पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसी के विरोध में हम खटीमा में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में जो अतिक्रमण हो रखा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने जानबूझकर प्रदेश भर में अतिक्रमण करवाया है। उत्तराखंड में ये कई बार देखने को मिला है कि मंत्री और अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। एक बार फिर से यही देखने को मिल रहा है। खेल विभाग की एक अधिकारी का ट्रांसफर चमोली जिले में किया गया और ट्रांसफर होने के बावजूद वह अधिकारी चमोली न जाकर हरिद्वार पहुंच गई। वहीं जब मीडिया में खबर आई तो इसे लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने बयान दिया। रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो ट्रांसफर एक्ट बनाया गया है उसका पालन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने ट्रांसफर रुकवा देते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लंबे समय तक एक ही जगह बना रहता है तो दूसरे अधिकारियों का मनोबल टूटता है। वहीं करण माहरा ने कहा कि अधिकारियों से नेताओं के अपने फायदे होते हैं, इसलिए इनके ट्रांसफर रुक जाते हैं। ट्रांसफर एक्ट का पालन होना चाहिए और ये सख्त चेतावनी भी इस दौरान दी गई है। रेखा आर्या ने इस बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किए तो उनका जवाब दिया। उत्तराखंड में ये दरअसल पहला ऐसा मौका नहीं है, पहले भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आए हैं जब मंत्री और अधिकारियों के बीच में जो सामंजस्य है वो ठीक से नहीं बैठ पाता है। और एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। खेल विभाग की एक अधिकारी का ट्रांसफर दरअसल चमोली जिले में किया गया था और ट्रांसफर होने के बाद भी वो अधिकारी चमोली नहीं पहुंची बल्कि हरिद्वार पहुंच गई।
वहीं हरिद्वार में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर महिला पार्षदों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल मेयर के पति अशोक शर्मा पर अक्सर नगर निगम के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता है। आज देवपुरा स्थित टाउन हॉल में चल रही बोर्ड बैठक के दौरान अशोक शर्मा सफाई व्यवस्था के लिए जारी किए गए टेंडर का विरोध करने लगे। इस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पार्षदों के हंगामे के चलते मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। उधर देहरादून के तूतोवाला में कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के आवास को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान प्रशासन की टीम ने दोपहर 12:30 बजे गैंगस्टर के आवास को जेसीबी से नष्ट किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से प्रदेश की धामी सरकार अवैध संपत्तियों को लेकर एक्शन में है। इसी बीच 1 महीने पहले देहरादून के बसंत विहार पुलिस के हाथों चढ़ा गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई थी। इसी बीच आज देहरादून के तूतोवाला मेहूवाला में स्थित गैंगस्टर अतीक के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि देहरादून का कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद बहुत बड़ा भूमाफिया है। इस भूमाफिया पर उत्तराखंड के कई थानों में अतीक के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। और मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा बढ़ने लगी है। आज घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए 2255 यात्री और गोविंद घाट से घांगरिया के लिए 3090 श्रद्धालु रवाना हुए। वहीं हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद 12 बजे के बाद श्रद्धालुओं को हेमकुंड जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू हुई थी, जिसके कपाट 10 अक्टूबर तक खुले रहेंगे। वहीं इस यात्रा के 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर 84 मोड़ तीर्थ यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने रहते हैं, जिसको लेकर 54 मोड़ का सुधारीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और अन्य मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 2200 करोड़ के पैकेज से शहर का विकास किया जाना है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हों, इस पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे बड़े इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार बेरोजगारी दूर करने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। जल्द ही इसकी तारीख भी तय कर ली जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। एक तो सबसे पहले जो हल्द्वानी का हमारा भारत सरकार की तर्ज पर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जो शहर को आगे डेवलप किया जाना है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सब बननी है। तो उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने कहा है कि जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए धनराशि राज्य को दी है या यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दी है, वो जल्दी जल्दी लागू हो। इसके अलावा हमारे जो सभी अधिकारीगण हैं, वो बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो छोटी छोटी हमारी परेशानियाँ हैं, उन सभी का समाधान करें और ठीक समय पर करें। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी ऑफिस में कहीं पर कोई हिला हवाली हो रही है, किसी काम को लेट लतीफ़ किया जा रहा है। 1064 सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में ये आदेश कर दिए गए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं। कहीं पर भी कोई अगर किसी कारण से या किसी प्रकार की कोई डिमांड की जाती है तो 1064 पर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करते ही तत्काल उस पर कार्रवाई।
उधर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अब सरकार ने प्रदेश में नदियों नालों के बीच हुए अतिक्रमण को हटाकर नदियों को पुराने रूप में लाने की मुहिम शुरू कर दी है। सरकार के दूसरे चरण का यह अभियान शुरू हो गया है, जिसमें देहरादून के बिंदाल और रिस्पना जैसी पुरानी नदियों में अतिक्रमण कर बनाई गई बस्तियों को हटाने की मुहिम भी शामिल है। इससे पहले वन विभाग और अन्य विभागों पर अतिक्रमण के नाम पर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने सभी विभागों को अपने भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले चरण में सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को हटाकर जमीन को खाली करवाया है, जबकि प्रदेश में इस अभियान का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है, जिसमें 23 नदियों पर अतिक्रमण करके बसाई गई बस्तियों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 10 से 15 साल की बात की जाए तो नदियों और नालों में कई अवैध बस्तियां बसाई गई हैं, जिनको हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक सब कमेटी भी बनाई गई है, जो इन नदियों और नालों के साथ साथ ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट भी तैयार करेगी, जिसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि बस्तियों को हटाने की कार्रवाई की जानी है या नहीं। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण अगर किया जा रहा है तो उसको बिल्कुल किसी तरह में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 1980 के पहले के अतिक्रमणों को हम आइडेंटिफाई करके उनको परीक्षण करने का काम कर रहे हैं कि उनके बाद में निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसके बाद वन गुर्जरों को लेकर भी बात सामने आ रही है कि कई वन गुर्जर परिवार ऐसे हैं जो अभी हाल ही में बढ़े हैं और वन जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें कट ऑफ डेट जो है, उस कट ऑफ डेट पे हमारा सर्वे था, 2 बार सर्वे हुए हैं, तो उन लोगों के विस्थापन की जो प्रोसीजर है वो गतिमान है। बाकी जिस तरह से रोज माइग्रेट होकर आ रहे हैं उन पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं होता। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। उधर अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे चरण में नदियों को अतिक्रमण से दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान चलाने के साथ ही किसी भी निर्दोष पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस भी एंक्रोचमेंट का विरोध करती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उन लोगों को विस्थापित करने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन पहले सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है। दूसरा, जो अतिक्रमणकारी हैं उनका रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कुछ सोचा है? अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उनको कहाँ बिठाया जाएगा, पहले सरकार ये भी तो तय करे। ये नादिरशाही फरमान से लोकतंत्र में काम नहीं चलता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार पहले सुनिश्चित कर ले कि जिनको हटाने जा रही है उनको कहाँ पर बसाएगी, या उनको सड़क पर तो नहीं पटका जा सकता है। लोक कल्याणकारी सरकार की पहली पहचान है कि वो अपनी जनता का ध्यान रखें, लोकतंत्र की रक्षा करें, ये उनका दायित्व बनता है।
और उधर उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि 31 मार्च तक कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध थी। हमने जगह जगह वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए, लेकिन लोग नहीं आए। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार को इसके लिए कहा है, लेकिन केंद्र के पास भी डोज उपलब्ध नहीं है। हमने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी बात की है, लेकिन उन्होंने भी इसका प्रोडक्शन फिलहाल बंद किया हुआ है। विनीता ने कहा कि भारत सरकार से अपनी डिमांड हमने रख दी है। 31 मार्च तक हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन थी और हमने बार बार अनुरोध किया, कैंप लगाया, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हमारे पास। अब हमें भारत सरकार ने वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि उनके पास भी जब उन्होंने परचेज की तो संभवतः लोगों ने डिमांड नहीं गई होगी उसके अनुरूप। और कंपनी को हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम अब इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोर्बावैक्स की कुछ डिमांड की है। तो आने वाले समय पे जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो हम इनको प्रोवाइड कर देंगे। और उत्तराखंड में इस बार मानसून बहुत जल्द आने वाला है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि इस बार मानसून 20 जून से लेकर 25 जून के बीच दस्तक देगा। सबसे पहले मानसून केरल में आता है और इस बार वो 5 जून को ही पहुंच रहा है। मानसून को देखते हुए नगर निगम भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि मानसून को लेकर हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, यानी सभी नदी नालों को साफ किया जा रहा है। इसके साथ ही जहां पर पानी की निकासी नहीं है वहां पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, मानसून को लेकर एक तो जितने भी बड़े नाले हैं हमारे और नदियां हैं शहर के अंतर्गत, उन सब की सफाई करवाई जा रही है। काम लगातार चालू है, वर्तमान में भी कई जगहों पे, कई स्थानों पे चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो शहर के अंदर वार्ड्स में जो इंटरनल नालियां हैं वो रूटीन बेसिस पे सारी साफ़ हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, जो PWD के या NH के जो मुख्य मार्ग हैं, उनमें जो नाले हैं उनके साथ जो ड्रेन्स बने हुए हैं उनकी सफाई के लिए भी पूरा PWD के साथ टाई अप करके वो काम भी वर्तमान में चालू है। और अब बात करेंगे रामनगर की, जहां पर शुक्रवार देर रात बस पलटने से उसमें सवार 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। यहां से दिल्ली जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस टांडा गांव के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बस में सवार यात्रियों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एक घायल की हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाकी अन्य घायलों को उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मामले में पुलिस और परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा घटना की जांच की जा रही है। वहीं बस में सवार घायल एक यात्री ने बताया कि एक बाइक सवार ओवरटेक कर रहा था, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।